हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं भाई सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? योगेश, सुमित, आनंद, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। मानव, अरित्रा, चलिए। तो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर में आज डायमेंशन एनालिसिस देखेंगे। जो आपको आता ही है, कोशिश करेंगे कि कुछ पीवाई क्यूज मैं कर दूंगा, कुछ आप कर लेंगे, तो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। पीवाईक्यू कौन सी बुक से करें? अरे कोई भी बुक से कर लो यार पीवाईक्यू, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई आरित्रा, 72 आया, बहुत अच्छा। इसको और पार करो भाई, और पार करो, लेकिन अच्छा स्कोर है 72। अच्छा, लेक्चर 4 का नोट्स अपलोड नहीं है क्या? चलिए देखता हूँ, मैं भूल गया था, मैंने चेक नहीं किया। लेक्चर 4, ओके। 145 हर्षवर्धन, बढ़ाओ भाई इसको ज्यादा, कम से कम 30-40 नंबर इसमें जोड़ दो, काम बन जाएगा। चलिए, तो डायमेंशन एनालिसिस में सभी को पता है कि फंडामेंटल एंड डेराइव क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है बच्चों? सभी को पता है, बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पास है मास, जिसको आप m से डिनोट कर रहे हो, लेंथ, जिसको आप l से डिनोट कर रहे हो, टाइम, जिसको आप t से डिनोट कर रहे हो, फिर टेम्परेचर, जिसको आप k से डिनोट कर रहे हो, और करंट, जिसको आप एम्पियर ए से डिनोट कर रहे हो। क्योंकि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज साइंटिस्ट के नाम पे ही है ना, उनका अल्फाबेट्स कैपिटल है, जिनका अल्फाबेट्स कैपिटल है उनके लिए। और फिर नंबर ऑफ मोल्स जो आप बोलते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स, उसको आप MOL से ही डिनोट करते हो, है कि नहीं? उसको आप इसी से डिनोट करते हो। ये सब आप पढ़ रखे हो बचपन में। और बताइए। एंड द नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप कैंडेला CD से डिनोट करते हो, है ना, जिसको आप CD से डिनोट करते हैं। एम्पेयर कैसे फंडामेंटल यूनिट हुआ सर? वो तो चार्ज की यूनिट और टाइम की यूनिट पे डिपेंड करता है। आप उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। चार्ज, और आप ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज, देखिए ये आपने असाइन किया है, ये आपने ऐसे सात अब वैसे तो मास F इक्वल टू ma है, आपका जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग कोई फंडामेंटल नहीं होगा,
F इज इक्वल टू एम ए। सर मास तो फोर्स अपॉन एरिया पे डिपेंड करता है, तो उस तरीके से फॉर्मूले से सोचेंगे तो आपको तो डिपेंडेंसी नजर आएगी, ऐसा नहीं है। तो ये अपनी असाइंड क्वांटिटी इन्हीं को मानी गई है फंडामेंटल। अब इसके सहारे हम जिसको लिखेंगे वो हो जाएगा डेराइव क्वांटिटीज। तो अदर क्वांटिटीज आर डेराइव क्वांटिटीज। तो डेराइव क्वांटिटीज है विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड हुई है। तो विच आर derived from fundamental quantity। बोलो, तो विच आर derived from this, ये है, ठीक है। अब कुछ रूल्स जो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी मानी गई है। डायमेंशनलेस कौन कौन सी चीजें डायमेंशनलेस होगी, नॉट क्वांटिटी। तो हमेशा ध्यान रखो कि प्योर नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर जो होंगे, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगे वो डायमेंशनल होंगे। मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बच्चे इसमें मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी। मैं बोल रहा हूं कि ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे 1 2 3, है ना, थीटा जो कि रेडियन है, ये सब डायमेंशनलेस है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है कि कोई भी फंक्शन है, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, are always dimensionless, are always dimensionless। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो, जितने भी लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे सब डायमेंशनलेस होंगे, है ना। जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, तो ये सब अपना पूरा का पूरा क्या होगा, या फिर y इज इक्वल टू साइन थीटा, या e की पावर x या log x, ये तीनों अपने डायमेंशनलेस होंगे। तो y इक्वल टू साइन थीटा, e की पावर x, है ना, या फिर log x, तो ये सभी डायमेंशनलेस होंगे। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो m0 l0 t0 होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस होंगे, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना आता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप ये बोलते हो कि कोई भी डायमेंशन, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी केवल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो ऑफ सेम डायमेंशन। तो इसमें यह है बेसिकली कि मान लो इसको अगर हम मैथमेटिकली शो करें तो a इज इक्वल टू जैसे b प्लस सी है या b माइनस सी है, a इज इक्वल टू b प्लस सी है या b माइनस सी है। इसका ये मतलब है कि डायमेंशन ऑफ a
है ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट आप ये बोल सकते हो कि सेम quantities having same dimension can be added, subtracted, and result and resultant quantity is also of same dimension। ये मतलब है, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो उसके उस तरफ अगर आपके पास उसका जो रिजल्ट होगा तो वो दोनों सभी सेम डायमेंशन के होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट अपने पास है इसमें कि इसके जो एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो पहला तो यही है टू डिराइव एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, है कि नहीं? कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो इससे, या फिर करेक्टनेस चेक कर सकते हो टू डिराइव एनी फॉर्मूला। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस, to check whether any formula is dimensionally correct or not। उसमें क्या होना चाहिए? LHS डायमेंशन इक्वल टू RHS डायमेंशन होना चाहिए, है ना। LHS डायमेंशन इक्वल टू RHS डायमेंशन होना चाहिए। टू डिराइव एनी फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को डिराइव करना है तो उसको कैसे कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो। मान लो उस फॉर्मूले में डिपेंडेंसी है, इसमें आप क्या सोच सकते हो? इसमें सोच सकते हो कि लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल या ऐसे देख लो एक एग्जांपल, लेट एफ डिपेंड अपॉन, कोई भी फॉर्मूला अगर आप ले सकते हो, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लेना है तो किसी फॉर्मूले को ले सकते हैं, उससे आप डिराइव कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। मान लो हमारे पास जो एफ है वो एम के मास के प्रोपोर्शनल है, और मास के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे एफ इक्वल टू एम ए है तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो एम की पावर ए कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ए की पावर बी कर सकते हैं, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा, तो एम की पावर ए की पावर बी, ऐसे मान लिया। तो एफ का डायमेंशन लिखेंगे, है ना, एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट के जो है, के कैन बी फाउंड, ये डायमेंशन से नहीं फाइंड हो सकता, यही इसका ड्रॉबैक है, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली।
है ना। मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को आप लिख सकते हो, इसका डायमेंशन दोनों सेम होंगे तो मास का डायमेंशन अपने पास m होगा, m की पावर a। एक्सेलरेशन का होगा LT-2, LT-2। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो MLT-2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b। ठीक है, तो यहां से आपको a मिल जाएगा 1 और b भी मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से आप एक मतलब अप्रोच ले सकते हो, कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो अगर पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंडेंसी रखती है, किस पावर में डिपेंडेंसी रखती है। तो आप उसको लिखेंगे और दोनों साइड आप इक्वेट कर देंगे। चेक करना है, जैसे मान लो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, इसको चेक करना है डायमेंशनली, तो इसके लिए आप लिखते हो LT LHS, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1, है ना। और यहां पर RHS में U प्लस AT, तो U का डायमेंशन LT-1 और एक्सेलरेशन होगा LT-2 इंटू T। तो फिर से आपको क्या मिलेगा, LT-1, LT-1। तो आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये ऐसे रखो, सभी का LT-1 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS है, तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो, यूनिट कन्वर्जन। तो थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी यूनिट से, एसआई यूनिट से, मान लो आप सीजीएस में या सीजीएस से एसआई में कर सकते हो। यहां से कैसे, मान लो आपके पास एक नोन क्वांटिटी है, एक अननोन क्वांटिटी है, तो आप पहले तो ये लिख सकते हो कि नोन N1 इंटू कुछ U1 मान लिया, U आपको वेलोसिटी लगने लगेगा, कुछ और ले लेते हैं, मतलब दो क्वांटिटी है। ठीक है, दो क्वांटिटी है आपके पास और दोनों की डिपेंडेंसी कुछ K1 टाइम्स ऑफ जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, मान लो N1 ले लिए, इक्वल टू K2 टाइम्स ऑफ N2। तो जो N2 होगा, है ना, ये न्यू क्वांटिटीज है, न्यू, और मान लो ये ओल्ड है। तो यहां पे जो N2 होगा वो आप लिख सकते हो K1 अपॉन K2 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू N1, K1 अपॉन K2 इंटू N1। अभी एग्जाम्पल लूंगा तो और क्लियर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए तो आपको और क्लियर होगा। यूनिट ऑफ मास टेकन एज 5 kg, यूनिट ऑफ लेंथ as 10 meter and unit of time ट्वेंटी ले लो एंड यूनिट ऑफ टाइम एज 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल, अब ये रेफरेंस है, 1 जूल ऑफ एनर्जी
अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट। ये क्वेश्चन है, मान लो आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ मास हम जनरली स्टैंडर्ड 1 kg लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं और 1 सेकेंड लेते हैं एसआई में। अब यूनिट ऑफ मास आपको लेना है स्टैंडर्ड 5 kg, लेंथ है 20 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड। तो हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना है। तो यहां पे मान लो ओल्ड हो गया अपना, ओल्ड जो अपना हो गया वो कुछ ले सकते हो। ओल्ड अपने पास है E1, ये N1 टाइम्स है। एक मिनट रुको, ये पूरा नहीं है, रुको, ये ओल्ड है और ये कुछ कांस्टेंट है और ये न्यू है, न्यू यूनिट है कुछ ये वाली। तो देखो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ई डैश है ना, ई डैश इज इक्वल टू, ई डैश इज इक्वल टू ई, ठीक है, ई डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, ये 1 जूल है और इनका अपना जो डायमेंशन होगा, इनका जो अपना डायमेंशन होगा, एनर्जी का डायमेंशन तो सभी लोग लिख सकते हो। एनर्जी क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ, ML_T-2 इंटू एल आएगा ML²T-2। तो एक तरीके से तुम्हें अब करना क्या है, देखो कि ये E इंटू ऐसा कर लो M1/M2, M1/N2, इसी तरीके से L1/L2, A, B और C कुछ मान सकते हो, इसको A मान लो और L का हो जाएगा L1/L2 की पावर B एंड T1/T2 की पावर C -2। तो ये तो खैर दिया ही हुआ है, ये 1 है और ये कितना है L², तो B2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2। तो E कितना दिया हुआ है आपको, 1 जूल। M1 कितना होता है 1 kg, M2 कितना दिया है न्यू यूनिट में, वो दिया हुआ है अपना 5 kg। L1 है 1, L2 कितना है 20, ये है 1, ये है 10, -2 और ये 2। तो यहां से अब आपको E डैश मिल जाएगा। E डैश कितना हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 1/4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, E डैश आ जाएगा 1/20। तो 1/20 जूल, E डैश हो जाएगा अपने पास 1/20। ये न्यू यूनिट का न्यू यूनिट हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/20। तो इस तरीके से आप एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी ले सकते हैं। कन्वर्जन कुछ करना नहीं है आपको, दोनों के भाई यूनिट डायमेंशन तो सेम होगा ना, एल की पावर में क्या कह रहे हैं, एल की पावर में ये देखिए फोर्स इंटू वर्क डन ही होता है ना भाई। तो फोर्स एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हो गया एल, तो ML² हो गया। तो ये अपने पास ओल्ड M2, L2, T2, ये न्यू यूनिट्स के लिए है, ठीक है, और ये अपना ओल्ड यूनिट का है। तो यही चीज यहां पे किया गया है जो मैंने एक्सप्रेशन में लिख दिया, ठीक है। कांस्टेंट्स का यूज नहीं हुआ, देखो कांस्टेंट्स नहीं है, ये कांस्टेंट्स नहीं है, ये न्यू यूनिट है, ये ओल्ड यूनिट है। ये कांस्टेंट्स आपको दिया जाएगा, पहले से कुछ दिया जाएगा,
अब बेटर है आप ऐसे लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। डायमेंशन ऑफ ओल्ड यूनिट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ न्यू यूनिट। ठीक है, और यहां पे जो भी कांस्टेंट्स होगा, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, जैसे यहां पे 1 जूल दिया गया था तो आप यहां से लिख सकते हो। डायमेंशन इनके सेम होंगे, आप ये याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, डायमेंशन दोनों के सेम होंगे, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी, तो कन्वर्जन से डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कुछ चीजें और जान लीजिए कि कुछ क्वांटिटी अपनी डायमेंशनलेस होगी तो हमेशा ही होगी। अच्छा, डायमेंशन जरा कमेंट करके बताओ, वो बताने की जरूरत है। जैसे परमिटिविटी, परमियाबिलिटी, कुछ गैस कांस्टेंट, इन सब के डायमेंशंस लिख लेंगे या ये सब बताइए। फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन तो लिख ही लोगे, जल्दी बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, एंगुलर मोमेंटम, इन सब के डायमेंशंस लिख लेंगे क्या सब लोग? जल्दी से कमेंट करिएगा, तो फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, लिख लेंगे ना। चलिए PYQs करते हैं फिर। तो जो PYQs आए हैं उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। PYQs करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी। H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको बताना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम, आपको टाइम का एक्सप्रेशन बताना है। मतलब अब आप एक कोई फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं टाइम का, किस पे डिपेंडेंसी है वो? G, H और C पे। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कि जो टाइम है, जो T अपना टाइम है, वो प्रोपोर्शनल है किसके? G के किस पावर के तो नहीं पता, उसको X ले लेंगे। ठीक है, H का Y और C का Z, तो X Y Z के प्रोपोर्शनल लिख लेंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ करते जाइए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे अब दोनों साइड डायमेंशन को आप बैलेंस करोगे, यहां कांस्टेंट आएगा, यहां पे कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आपको इससे मतलब होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ दिस M0, L0 और ये T, डायमेंशन हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन रटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रटा नहीं भी होगा, इतना रटना मुश्किल है, तो आप यहां से डेराइव कर लो। तो FR स्क्वायर M1 M2, फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन लिखना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। F होगा बच्चों MLT माइनस 2, R हो जाएगा लेंथ, तो वो L स्क्वायर अपॉन में मास का M स्क्वायर। तो फाइनली ये ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 L क्यूब T की पावर -2। कुछ गलती होगी तो बताइएगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू H न्यू, है ना। तो H क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी होगी ml स्क्वायर T -2, अभी अभी देखा हमने, है ना, ml स्क्वायर T -2, और फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन T, T की पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला बना लो फिर वहां से कर लो। तो ml स्क्वायर T की पावर -1, ठीक है, और C का सबको पता है LT -1, LT -1। तो अब इसको आप यहां पे पुट कर सकते हो। स्लाइड में यही प्रॉब्लम है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहां पे पुट करके इक्वेशन बना सकते हो। तो G के लिए क्या होगा? M -1 L क्यूब T की पावर -2 की पावर X। H होगा बच्चों ml स्क्वायर T की पावर -1 Y, और Z होगा LT -1, LT -1, ये हो जाएगा Z। अब आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो।
एम को कंपेयर करोगे तो आएगा -x और ये हो जाएगा +y और +z। एल हो जाएगा 3x + 2y + z। टी हो जाएगा -2x -y -z। अब यहां से कंपेयर करके आप 3 इक्वेशन लीनियर बना सकते हो। 0 0 और फिर 2x + y + z = 1। तो ये 3 लीनियर इक्वेशन से आप x y z सॉल्व कर सकते हैं। और यहां से आप बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। यहां से आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। यहीं से दिख रहा है y + z 1 - 2x हो जाएगा। यहां पे पुट कर दीजिए इस y + z को 1 - 2x। ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 1 - 2x है ना। इसको लाके यहां पे पुट कर दीजिए और x सॉल्व कर लीजिए। यहां से x सॉल्व कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं, m में z nh होगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? +z नहीं होगा। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, इसमें नहीं होगा। ये हट गया। सही कह रहे हैं, ये होगा -x + y = 0, 3x + 2y + z = 0 और -2x -y -z = 0। ये 3 होगा बच्चों। इसका आंसर सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अब बता दीजिए आंसर, बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए। ए आएगा। ओके, ए इज द आंसर। यस, ठीक है, ए इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन बनाना हो जिसपे डिपेंडेंसी हो तो आप इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस दिस, वेयर x is the distance, k is the Boltzmann constant and t is the temperature and alpha beta are two constant। तो आपको डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा है। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा e⁻⁻² अपॉन अल्फा के टी, ये था। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने रूल पढ़ा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं या ट्रिगो फंक्शन होते हैं, उनके है ना, उनका पूरा वो डायमेंशनलेस होता है। मतलब ई का पावर, ये टर्म पूरा डायमेंशनलेस होगा, इसके अंदर की चीज नहीं, ये पूरा जो है डायमेंशनलेस होगा। तो ये जब डायमेंशन होगा ये फोर्स है, मतलब अल्फा बीटा का जो होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा के बराबर होगा। और यहां आ जाओ, अब यहां पे ये डायमेंशनलेस कैसे होगा? डायमेंशनलेस होने के लिए आप मुझे बताओ कि अल्फा के टी क्या है? अच्छा, टी इज टेम्परेचर, वो टी वहां पे स्मॉल लिखा है, तो बेसिकली ये टी कैपिटल कर लेते हैं, ये कैपिटल टी कर लेते हैं। यहां पे टी कैपिटल दे रखा है, तो ये कैपिटल टी कर लेते हैं। तो अल्फा के टी का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो x² के बराबर होगा।
तभी तो डायमेंशनलेस होगा। एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा डिनोमिनेटर का, जो न्यूमिनेटर का डायमेंशन होगा और जो डिनोमिनेटर का, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी डायमेंशनलेस होगा। इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी ये डायमेंशनलेस होगा। तो यहां पर क्या हम लोग यहां से अल्फा निकाल सकते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या बोलोगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, याद है सभी को? 3/2 kT एनर्जी जो हम लोग ने अभी किया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यही डायमेंशन होगा। तो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी वर्क है, मतलब ml स्क्वायर T-2 अपॉन में केल्विन। तो ml स्क्वायर T-2 केल्विन की पावर -4। तो ये बोल्ट्जमैन का हो गया। टेम्परेचर का पता है, अल्फा निकल जाएगा। x का डायमेंशन क्या होगा? x दिया होगा। x क्या है? x इज द डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस। तो बच्चों ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, k का डायमेंशन हो जाएगा, k का डायमेंशन है ml स्क्वायर t की पावर -2 k की पावर -1 और टेम्परेचर का k हो जाएगा इक्वल टू L स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया और L स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। तो अल्फा आएगा m की पावर -1 t स्क्वायर, अल्फा आएगा m की पावर -1 t स्क्वायर। अल्फा आपको मिल गया तो बीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा ml t-2 इक्वल टू अल्फा m-1 t स्क्वायर और ये बीटा। तो बीटा का डायमेंशन भी मिल जाएगा m स्क्वायर और l t की पावर -4, m स्क्वायर l t की पावर -4, बी आंसर हो जाएगा, है ना? तो बी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज। तो अब इन्होंने वही किया है, फंडामेंटल यूनिट mlt के जगह पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल बोला कि अब हम v, a और f को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। तो बताइए यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा? यंग्स मॉडुलस सभी को पता है कि फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बच्चों ये जो स्ट्रेन है ये तो डायमेंशनलेस है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, तो डायमेंशनलेस। तो जो डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होगा वो स्ट्रेस के बराबर होगा, ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब mlt-2 अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज m l की पावर -1 t-2। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो y है उसकी डिपेंडेंसी है v पे, एक्सेलरेशन a पे, तो इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और f का z मानेंगे। ठीक है, तो अब डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू v के लिए क्या लिखेंगे? lt-1 की पावर x, एक्सेलरेशन होगा lt-2 की पावर y और फोर्स जो होगा वो है mlt-2 की पावर z। और यंग्स इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो, m निकाले हो मतलब यहां पे कोफिशिएंट कंपेयर करो तो l की पावर x प्लस y प्लस z और t के लिए आएगा -x -2y m भी है ना, यहाँ पे एक m की पावर z भी आएगा। अच्छा देखते हैं, तो -x -2y -x -2y -2z और m की पावर z, m की पावर z। तो बच्चों इसको कंपेयर करिए, अब z इक्वल टू 1 आ रहा है और ये आएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -1 और ये आएगा x प्लस 2y
माइनस कॉमन ले लिया, 2z इक्वल टू 2। तो इन तीनों को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। आंसर बता दीजिए इसका। z 1 है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो ये जब पुट करेंगे तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो मतलब x इक्वल टू 2y -2y, तो मतलब -3y इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा 1/3। y 1/3 होगा तो x होगा -2/3, और एक्स वाई हमें पता है और z कितना है, 1 है। तो देख लीजिए यहां से y जो है 1/3 है, x अपना है -2/3 और z 1 है। कुछ गड़बड़ है क्या, देखना जरा। सी आएगा। नहीं तो मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, देखना जरा, कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखना एक बार, करेक्शन देखिएगा। मेरी वैल्यू अलग आ रही है, एफ तो सही आ रहा है, ए को वाई को 2 आना चाहिए, वाई 2, एक्स प्लस वाई 0, एक्स प्लस वाई 0, अच्छा हाँ यहां गलती किया है, यहां गलत हुआ है, ये इक्वेशन गलत सॉल्व किया है। z इक्वल टू 1 है तो इधर जाने पे आएगा, ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -2 आएगा, और यहां पे आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू, ये x इक्वल टू वाई, z इक्वल टू 1 है ना, हाँ तो ये 0 आएगा यहाँ पे, मतलब x इक्वल टू -2y, x इक्वल टू -2y, तो -2y और प्लस y, मतलब -y इक्वल टू -2, तो y आएगा 2, y 2 आएगा तो x आ जाएगा -4, x आ जाएगा -4, और z आएगा 1। अब ठीक है, ये आएगा, सॉल्विंग गलत किया था, तो आप लोगों का सही है बिल्कुल, है ना। तो v की पावर x मतलब x -4, सी आंसर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। If surface tension S, moment of inertia I and Planck's constant h were to be taken as the fundamental unit, the dimension formula of linear momentum, कर लोगे भाई इसका आंसर। तो सेम क्वेश्चन है, जैसे जैसे अभी आपने किया वही है कि सरफेस टेंशन T, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लैंक्स टेकन एज अ फंडामेंट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो P है वो प्रोपोर्शनल टू है S की पावर x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर y, और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर z। ठीक है, तो यहां से आपको सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ सबको पता है, तो mlt -2 अपॉन में l, तो ये हो जाएगा mt -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml की पावर 2, और प्लैंक्स कांस्टेंट h ml स्क्वायर t -1 -2, t -2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी t की पावर -1, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t -1। यहाँ पुट कर दीजिए, और मोमेंटम का तो सभी को पता है, mlt -1 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन mt -2 की पावर x, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर y, और प्लैंक्स कांस्टेंट ml स्क्वायर t -1 की पावर z। तो बच्चों यहां से फिर वही कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, x
प्लस वाई प्लस जेड, एम हो जाएगा, एल आएगा 2y प्लस 2z, टी आएगा -2x माइनस जेड। अब यहां से कंपेयर करके इक्वेशन बना लीजिए, यहां से इक्वेशन आपका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और -2x माइनस जेड इज इक्वल टू -1। जल्दी बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बता दो आप लोग, क्या ऑप्शन आ रहा है बच्चों? सॉल्व करके फटाफट बता दो आंसर। आप यहां पे z को y के टर्म्स में कर लो, y को z के टर्म्स में कर लो, x को z के टर्म्स में कर लो, यहां पुट कर दो, है ना। मतलब यहां से आप y इन टर्म्स ऑफ z लिख लो, तो y इन टर्म्स ऑफ z हो जाएगा 1/2 माइनस जेड। यहां से x इन टर्म्स ऑफ z लिख लो, x हो जाएगा -1 प्लस जेड अपॉन में -2 और यहां पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी z की, उसके बाद सब मिल जाएगा। जल्दी बताइए, आंसर नहीं आया अभी तक, कर नहीं रहे हो क्या साथ साथ में? डी पार्ट, बहुत बढ़िया भाई यशवर्धन, हर्षवर्धन, बहुत बढ़िया। तो डी इसका आंसर होगा। ये जो लाइन है, एक मिनट तुम लोग, इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, ये आई है, आई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। In the formula x equal to 5y z square x and z have dimension of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimension of y in SI unit? तो आपको x का डायमेंशन दिया हुआ है, x have and z have dimension of capacitance and magnetic field. तो x equal to, ये तो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है पूरा, न्यूमेरिकल, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा, कोई जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एफ जो बोलते हो, कोई मान लो ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ना, कुछ सी है तो के सी आता है, तो के डायमेंशनलेस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कांस्टेंट, एक नंबर जो है डायमेंशनलेस होगा। तो एक्स अपना कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस को करने का तरीका है आपके पास, हाफ CV स्क्वायर से कर लो या Q इक्वल टू CV से कर लो, Q इक्वल टू CV से, तो ये हो जाएगा Q/V। Q क्या होगा? एम्पियर A इंटू टी, है ना। और पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल का क्या होगा बताओ? वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क हो जाएगा अपने पास ml स्क्वायर T -2 वर्क पर यूनिट चार्ज, और चार्ज का होगा AT, तो ये हो जाएगा अपने पास ml2T -2 AT। तो फाइनली कैपेसिटेंस आएगा m-1 L -2 और A स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, T स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, कैपेसिटेंस ही आ जाएगा, है ना। m-1 L -2 और A स्क्वायर, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हो सब लोग। किस फॉर्मूले से निकालना चाहोगे? ILB से निकाल लो, तो B क्या हो जाएगा? F अपॉन IL, F है MLT -2 अपॉन में एम्पियर हो जाएगा ये, और ये L, तो B आ जाएगा ML कैंसिल, तो M T की पावर -2 A की पावर -1, ठीक है। तो बस अब कर लो, डायमेंशन ऑफ Y पूछा गया था,
तो डायमेंशन ऑफ वाई का फॉर्मूला बनेगा एक्स अपॉन जेड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ वाई जो होगा वो हो जाएगा कितना, डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है, वो है m-1 l-2 a स्क्वायर, अपॉन में z का होगा m स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ y जो हो जाएगा m की पावर -1 t की पावर -2 और l की पावर -2, l की पावर -2, t की पावर 2 और a की पावर 4। कुछ आ रहा है? तो कोई मैच ही नहीं। अच्छा ये गड़बड़ है, ये -3 होगा, m की पावर -3, l की पावर -2, t की पावर -2, t की पावर -2, a की पावर 4। ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, देखो। अच्छा t की पावर 4 होगा, z स्क्वायर था ना, तो t की पावर -4 हो जाएगा, सही कह रहा हूं। ये z स्क्वायर था और z हमारा कितना था, z मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड z स्क्वायर -4 होगा, -4 होगा, ठीक है। तो l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 4। कोई मैच ही नहीं कर रहा है। एट हो जाएगा ना भाई, स्क्वायर है तो ये 8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो t की पावर -4 ही होगा, ये तो सही है। और a की पावर -2, ये -3, t की पावर -6 आ रहा है, t की पावर -6 आ रहा है, देखना जरा। तो ये 8 कैसे आ रहा है तुम लोग का, t की पावर 8 कैसे आ रहा है तुम लोग का? कैपेसिटेंस में भी t की पावर 4 है क्या? अच्छा, वर्क अपॉन चार्ज t की पावर -3, t की पावर 4 भी होगा, यहां पे t की पावर 4 भी होगा, ठीक है, तब यहां पे 8 आ जाएगा। सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। नेक्स्ट है, ए क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इक्वल टू √h c की पावर 5g वेयर g इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ f इज दैट ऑफ, तो डायमेंशन ऑफ f सीधे सीधे पूछा है, तो अभी अभी हमने निकाला है f के लिए, h का डायमेंशन हमें पता है। इसका आंसर आप लोग दे दो, इसका आंसर आप लोग दे दो, इसका आंसर दे सकते हो। h निकाल लो, c निकाल लो, g निकाल लो, सॉल्व कर लो, देखो ये किससे मैच हो रहा है, किस डायमेंशन से। ये तो l³ होगा, इसका जो है mlt-1 होगा, l स्क्वायर होगा, ये होगा ml² t-2। तो देख लो ये किससे मैच कर रहा है, इसको सॉल्व कर लो
और देख लो किससे मैच कर रहा है। जल्दी से आंसर दो इसका आंसर दो जल्दी से। क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। करना पड़ेगा। एच न्यू सीधे सीधे लिख के कर लो या फिर वही कर लो। एच अपने पास वही है, एनर्जी ml² टी की पावर -1 है ना, टी। और सी है LT-1। और जी अभी अभी निकाला था आप लोगों ने। जी क्या हो जाएगा? MLT-2 फोर्स है ना, जी इंटू L² अपॉन में M², M की पावर -1 L³ T की पावर -2। एनर्जी आ रहा है, इसको यहां पुट करो, ठीक है। फिर एनर्जी आ रहा है तो यहां पे अपने पास जो F हो जाएगा उसके लिए अब आप लोग बता सकते हो। इन सबको G की वैल्यू पुट करो, M की पावर -1 L³ T की पावर -2 इंटू LT-1 की पावर 5 अपॉन में, अच्छा ये H था, ये H होगा यहां पे। तो H का है ML² T की पावर -1 इंटू C की पावर 5 और G होगा M-1 L³ T-2 की पावर, बस कुछ नहीं है। और ये पूरे का 1/2, पूरे का 1/2। इसको सॉल्व कर लो, देख लो किससे मैच कर रहा है। ठीक है, एनर्जी आ गया, ओके। अच्छा इसको और देखता हूं, रुको कुछ और मेथड देखता हूं। HC की पावर 5/G, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एनर्जी। देखो इधर ये C था, थोड़ा शॉर्टकट कुछ देखना चाह रहा हूं। E=H न्यू, तो HC/λ, चलो मतलब मैं चाह रहा था कि इसको फॉर्मूले से कुछ एडजस्ट करके कर पाऊं, ठीक है। तो उसमें भी टाइम ही लग रहा है, क्योंकि G को भी F से रिप्लेस करोगे बात कुछ बहुत नहीं बनेगी, छोड़ो। Momentum P, area A and time T are taken to be the fundamental quantities, then the dimension formula of energy is। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बताना है अगर ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं, इसका भी आंसर बता दीजिए। ये आप लोग करोगे, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2020 में आया है। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो बताया गया है तुम लोगों, इसका तुम लोग आंसर दो। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? dQ/dt याद है सभी को, फ्लो ऑफ एनर्जी KA dt/dx, यही तो था, है ना।
ये क्या है बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर है, ये पावर है, ठीक है। इक्वल टू, ये है थर्मल कंडक्टिविटी के, ये एरिया है, और dt बाई dt तो यहीं से निकाल लो ग्रेडियंट एरिया, ये अपना एरिया है, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है केल्विन पर, है ना। तो k क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू इधर लेंथ। तो यहां से आप बता सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी पावर होगा, पावर तो पता है एनर्जी पर सेकेंड, तो एनर्जी ml या F इंटू वी जो भी बोलो, एनर्जी टाइम, तो ये हो जाएगा इसका पावर का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टी, तो ये आएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3, तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 ये पावर हो गया, इंटू लेंथ l अपॉन में एरिया l स्क्वायर इंटू टेम्परेचर केल्विन। अच्छा केल्विन और इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ और ले लें क्या, के डैश ले लेते हैं, ठीक है भाई, के डैश ले लिया क्योंकि केल्विन लिखोगे ना यहाँ पे डायमेंशन में, तो फाइनली आपको मिल जाएगा m टी की पावर l ml टी की पावर -3 k की पावर -1, ml टी की पावर -3 k की पावर -1, बी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। The quantity x is given by IF v square upon WL की power 4 in terms of moment of inertia, force, velocity, work, length. The dimension formula of x is same as that of. अब इसमें इन्होंने काफी फंसाया है, इसमें इन्होंने काफी फंसाया है। देखो इन्होंने मतलब बहुत, कभी कभी देख लेना कि बहुत लंबा जाए तो उसको थोड़ा ध्यान से करना। अब इसमें फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो पहले तो ये इसका भी डायमेंशन पता होना चाहिए, तब इसके साथ इसको करोगे। तो कोई क्वांटिटी x है, वो दे रखा है इन्होंने IF v स्क्वायर अपॉन में WL की पावर 4, ये वर्क है, ये तो लेंथ है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये फोर्स है, और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो या तो आप इनका पूरा निकाल लो और इन तीनों चारों का चेक कर लो, या थोड़ा सा अगर हम कुछ और कर पाए। देखो वर्क को देखिएगा, वर्क को मैं लिख रहा हूं F इंटू वी, सॉरी F इंटू एल, ये लिख सकता हूं, ठीक है। वर्क को F इंटू एल लिख दिया, I को लिख दिया M इंटू एल स्क्वायर। तो जरा देखिएगा, इसको और थोड़ा चेंज कर रहा हूं, x आएगा, इसको लिख सकता हूं M इंटू एल स्क्वायर, F को लिख रहा हूं, F को F ही रखने दे रहा हूं, और V को लिख रहा हूं एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब LT -1 ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अभी V रहने दो, अपॉन में वर्क को मैं लिख सकता हूं F इंटू एल इंटू एल की पावर 4, तो यहां से एक F तो कैंसिल हो गया, यह एल स्क्वायर है और यहां एल की पावर 5 है। तो x का अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने कॉमन F अप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा सॉल्व, ठीक है, दोनों को F को लिख दिया तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके डायमेंशन M
एल है तो एल की पावर 1 और नहीं एल की पावर 5 आ रहा है, तो ये एल की पावर 5 एल की पावर -3 और यहां v को लिख दें एल टी -1, तो x हो जाएगा m इंटू एल की पावर -2 इंटू टी की पावर -1। अब यहां से कंपेयर कर लो कि इनमें कौन है। जैसे एनर्जी डेंसिटी की बात करो तो वो है एनर्जी ml²t-2 अपॉन में एल क्यूब, तो m l की पावर -1 t की पावर -2। जबकि यहां पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट देख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट F इक्वल टू के एक्स, ये देख लो F इक्वल टू के एक्स, तो K आ जाएगा mlt-2 अपॉन में L, तो mt-2 आएगा, ml² mlt-2। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यही बच रहा है, तो इसी को कर लो। बी आ रहा है, फोर्स कांस्टेंट कैसे आएगा भाई? फोर्स कांस्टेंट तो नहीं आएगा। एक्स को सॉल्व करने पे ये आ रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। अच्छा, ये मिस हो रहा है। तो यहां पे एल स्क्वायर आएगा, तो एल की पावर -1 आएगा, टी की पावर -2, एम एल की पावर यही आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी आ जा रहा है फिर, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। सी आ रहा है ना आंसर फिर। सी आएगा, सी आएगा, बिल्कुल सी आएगा भाई इसका आंसर। तो यहां पे सी आएगा। तो कभी भी पहले ऐसे में क्या करिए, ऐसे में क्या करिए कि जो आसान वाले हैं वो पहले चेक कर लीजिए, जो आसान वाले हैं वो चेक कर लीजिए। आप नॉर्मली भी करोगे तो यही आएगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली भी करिए, ये अलग आएगा क्या? नॉर्मली भी करेंगे तो यही आएगा, करके देख लीजिए। आप नॉर्मली भी करिए, आपको यही मिलेगा आई थिंक। बी आ रहा है नॉर्मली सॉल्व करने पे। बाकी लोग भी कंफर्म करिए जरा। आंसर यही है भाई, एनर्जी डेंसिटी ही आंसर है। नॉर्मल भी करके देखिए यही आएगा, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल भी करके देखिए यही आएगा, ठीक है। If E is the electronic charge, C is the speed of light in free space and H is Planck's constant, then the quantity 1 upon 4 pi epsilon naught E square Hc has dimension of। देखो ये थोड़ा सा चालाक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं। ये क्या पूछा है इसने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ठीक है, बाई आर। बाई आर ये होता है कूलम्स लॉ। तो आप इतने को थोड़ा सा चालाकी दिखाइए। इतने को आप क्या कर सकते हैं? एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं, एफ से नहीं, एफ इंटू आर कर सकते हैं, आर स्क्वायर। इसको आप एफ इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप इसको यहां यूज कर लीजिए। तो जो भी ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मान लो ये क्वांटिटी है
क्वांटिटी जो है x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एच सी, ऐसे लिख सकते हो, एफ आर स्क्वायर बाई एच सी, ठीक है ना, एफ आर स्क्वायर बाई एच सी। अब देखो ये और भी कर सकते हो थोड़ा सा, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी को आप ई इंटू लैम्डा इक्वल टू एच सी लिख सकते हो, तो यहां पे एनर्जी इंटू लैम्डा लिख लो, तो एक्स जो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर एनर्जी इंटू लैम्डा। अब आप देखो एनर्जी को मैं और बिना सॉल्व किए ही बता दूं, एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क, वर्क और एनर्जी सेम है, तो इसको मैं एफ इंटू कुछ एल लिख सकता हूं, है ना, आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा, एफ एफ भी कैंसिल हो गया। अब एल और ये लैम्डा, तो ये इनका डायमेंशन भी लेंथ का है, लेंथ स्क्वायर, और ये भी लेंथ स्क्वायर है, तो ये डायमेंशनलेस हो गया भाई, बिना डायमेंशन लिखे भी मैं बता सकता था, ये डायमेंशनलेस हो गया। बाकी आपके पास फॉर्मूला है, आप कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हैं, इसमें आप परमिटिविटी डालेंगे, ये सब मत करिए, एटलीस्ट आप फोर्स से हटा दीजिए और यहां पे डायमेंशन लिख लीजिए, यहां डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है, यहां डायमेंशन लिख लीजिए, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, आप यहां से डायरेक्ट बता सकते थे, लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर, डायमेंशनलेस हो जाएगा। In a typical combustion engine, the work done by a gas molecule is given by W equal to alpha square beta e की power this, where x is displacement, k Boltzmann, t is the temperature। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, W क्या है, वर्क डन, तो W दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के टी, ठीक है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, सभी को पता है कि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दैट इज योर डायमेंशनलेस। तो ये बच्चों डायमेंशनलेस है, तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो आप मुझे बताओ कि डायमेंशनलेस होने के लिए x की वैल्यू क्या बताया इन्होंने, x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो बीटा डायमेंशनलेस है, तो बीटा का डायमेंशन यहां से निकाल लो, बीटा हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये डायमेंशनलेस है, तो ये 1 होना चाहिए, m0 मतलब m0 l0 t0 ये होना चाहिए डायमेंशनलेस, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से बीटा क्या आएगा बच्चों, के टी अपॉन एक्स स्क्वायर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन की पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी -2 केल्विन की पावर -1, टेम्परेचर का केल्विन अपॉन में एल स्क्वायर, तो बीटा मिल जाएगा तुम्हें, वो हो जाएगा m टी की पावर -2, देखना बच्चों t की पावर -2, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल के से, तो बीटा ये आ जाएगा। अब बीटा आ गया तो अल्फा क्या होगा, तो अल्फा का यहां देखो, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा ये वर्क होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क, होमोजेनिटी से, है ना, तो ये डायमेंशन ऑफ वर्क होगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम एल टी -2 एम एल स्क्वायर टी -2, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन में बीटा, वो हो जाएगा एम टी की पावर -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा m तो हट गया, ये आ रहा है कितना देखो, एल स्क्वायर टी की पावर 0 m की पावर 0, केवल एल स्क्वायर आएगा, है ना, तो अल्फा आएगा l, या इसको ऐसे लिख सकते हो m0 l t0,
तो ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात है, आज तुम लोग एकदम 100% स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, किसी का आंसर गलत ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। C and V represent capacity and voltage respectively. Then what are the dimension of lambda? कर लोगे? What are the dimension of lambda? Lambda क्या दिया हुआ है? Lambda दिया हुआ है V represent capacity. Capacity मतलब capacitance है। परेशान किया है आपको, परेशान किया है, ठीक है। ये आपको C जो दिया हुआ है वो कैपेसिटेंस है बच्चों, ठीक है, जो अभी अभी आपने निकाला है, ठीक है। और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है वर्क अपॉन चार्ज, और कैपेसिटेंस का आप लिख सकते हो Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। एक काम करो, थोड़ा रिलेशन ऐसे लिख लो, Q इक्वल टू CV। तो लैम्डा जो ये बता रहे हैं ये है C बाई V। तो C बाई V को Q बाई C लिख सकते हैं ना, तो एक में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बाई Q। तो लैम्डा हो जाएगा C स्क्वायर बाई Q कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को Q स्क्वायर बाई 2C लिख सकते, Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं, तो बात तो वही हो जाएगी। तो एक में भी कर सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप जैसे लिखें। और कैपेसिटेंस हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बाई V। तो ऐसे कर सकते हो Q बाई V स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो Q बाई V स्क्वायर। लेकिन ये इतना बड़ा कैसे आएगा, देखना जरा, तुम लोग चेक करना ये ऑप्शन सही लग रहा है क्या। ये ऑप्शन सही लग रहा है क्या, एक बार चेक ना। चार्ज डायमेंशनलेस होता है, कहां पढ़ा है तुमने, कहां पढ़ लिया चार्ज डायमेंशनलेस होता है। देखना जरा इसको, ये इतना बड़ा आएगा क्या। पोटेंशियल जो है वर्क अपॉन चार्ज 80 हो जाएगा। ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है एम्पियर वाला। बी आंसर आ रहा है, अच्छा। ये क्या है, ये क्या है, आई क्या दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग आई क्या है, आई आई, अच्छा ये एम्पियर हो सकता है, हाँ ये एम्पियर होगा ना, ये एम्पियर होगा ना भाई। आई दे रखा है, 2021 में आया हुआ सवाल है ये एम्पियर होगा, ठीक है। ए होगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। The entropy of any system is given by S equal to alpha square beta ln mu k r by j beta square plus 3, where alpha beta are constant। mu j k r के बारे में दिया है। mu है नंबर ऑफ मोल्स, j है मैकेनिकल इक्विवेलेंट।
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? वेव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, हाँ। अब तो किसी का भी आप केवल पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है तो पीवाईक्यू कर लीजिए थ्योरी रिवाइज करके। अब समय नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप बेटर है कि आप बेसिक फॉर्मूले जिनके नहीं किए हैं आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उनका आप थ्योरी रिवाइज कर लें, वो भी बहुत नहीं, जो जो वेरिएशन है बेसिक फॉर्मूले के वो कर लीजिए और उसमें पीवाईक्यूज देख लीजिए 2 साल के 3 साल के। अभी इतना ही कर पाएंगे जो चैप्टर में आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाय अल्फा स्क्वायर बीटा एल एन म्यू के आर अपॉन जे बीटा स्क्वायर। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है ये डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस होगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, तो इन सब में आपको पता है कि एल एन है, तो ये चीज पूरी डायमेंशनलेस होगी। मतलब म्यू के आर अपॉन में जे बीटा स्क्वायर ये डायमेंशनलेस होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। तो आप यहां से पहले बीटा निकाल सकते हैं, बीटा स्क्वायर आएगा म्यू के आर अपॉन में जे, जिसमें जे भी डायमेंशनलेस है तो जे को हटा ही दो, जे भी अपना डायमेंशनलेस है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जो इसका डायमेंशन होगा, तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो इनके डायमेंशन का 1/2 होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और म्यू, म्यू का तो मोल ही होता है, ये निकाल लो, ठीक है। और इसको निकाल के चेक कर लो, एक बार बीटा आ जाएगा तो फिर एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है बोलो? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ये दिया भी है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो एंट्रोपी जो होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -2 केल्विन की पावर -1। तो एम एल स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 के की पावर -1 अपॉन में एंट्रोपी अपॉन टेम्परेचर बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो यहां से की पावर 1/2 ये कर देंगे तो आपको अल्फा का डायमेंशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, बिना निकाले ये सब नहीं होगा। अच्छा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ये धोखा हो जाता है। इनकरेक्ट ऑप्शन, क्या कह रहे हो कि अच्छा कैसे सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशन, एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशन, एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशन, ये तो सही है। एफ एंड अल्फा हैव द, यहीं पे हाँ ये तो यही आ गया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इसका सी हो जाएगा क्योंकि जे तो डायमेंशनलेस होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। ठीक है, ठीक है, बिना सॉल्व किए भी हो सकता है, अगर ये आप जानते हो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट डायमेंशनलेस है तो। सही कह रहे हैं आप। If time t, velocity v and angular momentum I are taken as the fundamental unit, then the dimension of mass in terms of tv, तो निकाल दो जल्दी से। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर x, v की पावर y, और एंगुलर मोमेंटम को i के जगह पे l लिख लो, बेटर है। तो एंगुलर मोमेंटम l है, l लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम l, एल को आई ही लिखा है इन्होंने, ये पी कहां से आ गया? भारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। टी वी एंड आई लिखना है, टी वी और आई,
आई को एंगुलर मोमेंटम बोला इन्होंने, तो वही रहने दो कि पावर जेड। यहां से निकाल लो फिर, मैंने यहां से निकाल लो, ये हो जाएगा टी का वी का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहां ये आई बोल रहे हैं, इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एम एल टी -1 इंटू एल, है ना, एम वी आर परपेंडिकुलर, एल इक्वल टू पी इंटू आर परपेंडिकुलर, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी -1 पुट कर लो यहां पे, m की पावर 0, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 इक्वल टू, इसका हो जाएगा t की पावर x और ये हो जाएगा एल टी -1 की पावर y और इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 की पावर स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, m आएगा m स्क्वायर, l के टर्म्स क्या है, l की पावर y प्लस z, ये z है भाई, 2 मत सोचना। ठीक है, और t -y -z, तो यहां से आपको मिल रहा है ये z है, z 1 हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 0, तो y हो गया -1, बस हो गया। फिर x के बारे में क्या है, अच्छा t में x भी आएगा, -y -z प्लस x प्लस x, और -y -z प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू y प्लस z, मतलब x 0 है, x 0 है। देखना जरा इसको, y इक्वल टू -z होगा ना, हाँ तो ठीक है, y इक्वल टू -z मतलब -1, y -1 होगा तो z 1 होगा, z 1 तो दिया ही हुआ है। x कितना होगा, x तो 0 ही आ रहा है भाई, x 0 आ रहा है, t की पावर डिपेंडेंसी नहीं आ रही, t की पावर -2 कैसे आ रहा है तुम लोग का, x जो आ रहा है y प्लस जेड आ रहा है, z 1 है, y -1 है, बी आंसर है। z -2 कैसे आ रहा है भाई, बताना जरा, कहां गलती किया है मैंने, y प्लस 2z 0 होगा, एक मिनट y प्लस 2z आ रहा है, y प्लस 2z कैसे भाई, l का y और, अच्छा एक मिनट यहां ये 2 है, मैंने इसको z कर रखा है, ठीक है ठीक है, ये y प्लस 2z होगा,
यहाँ y प्लस 2z आएगा। अब ठीक है, तो y अपने पास आ जाएगा -2, y -2 और z 1, तो x आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, the force is given in terms of time t and displacement x by the equation this, the dimension formula of AD by B। तो देखो होमोजेनिटी अप्लाई करो। होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर इसका डायमेंशन फोर्स है तो इस पूरे का डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। और इस पूरे का भी डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशन ऑफ एफ होगा। अब ये जो dt है और bx है ये डायमेंशनलेस है, तो bx जो है डायमेंशनलेस होगा एंड dt एंड bx डायमेंशनलेस होंगे। तो यहां से बच्चों आपको d का डायमेंशन मिलता है t की पावर -1 और b का डायमेंशन मिलता है l की पावर -1। ठीक है, अब द डायमेंशन ऑफ ए मिल गया, ए चाहिए, तो ए का डायमेंशन जो होगा ये तो पूरा डायमेंशनलेस है, ये bx भी डायमेंशनलेस होगा और ये कॉस वाला भी, मतलब ये पूरा डायमेंशनलेस है और ये पूरा डायमेंशनलेस है। तो ए और सी का डायमेंशन एफ होगा। आप ऐसे सोच सकते हो, रुको इसको ऐसे सोचो कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ होगा। ठीक है, तो ए का डायमेंशन जो होगा वो होगा ml t -2 फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पुट कर दो, तो AD बाई बी का जो डायमेंशन होगा वो बच्चों होगा mlt -2 इंटू डी का डायमेंशन है t की पावर -1, b का डायमेंशन है l की पावर -1, तो आएगा ml स्क्वायर t की पावर -3, ml स्क्वायर t की पावर -3। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या बात है, हमसे पहले ही करे जा रहे हैं लोग। अब ये कर लेना यार, ठीक है। कैपेसिटेंस, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये चीज थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना। ये चीज, ये जो टर्म है ये यहां लिखना होना चाहिए, ये यहां पे आएगा और ये भी यहां पर आएगा। कर लेना, ये मैच कर लेना। इसका आंसर बता दो जरा, इसका आंसर बता दो। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है। E, L, M and G denote the quantity as energy, angular momentum, mass and a constant of gravitation. Then dimension of P in the formula. P, अच्छा P को बताना है, P का डायमेंशन क्या होगा। वो डिपेंड कर रहा है E L स्क्वायर M की पावर -5 G की पावर -2 पे। E क्या है, एनर्जी है, तो ये होगा ml स्क्वायर t -2, ये तो l स्क्वायर ही रहेगा, l लेंथ है। अच्छा, ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू वी एल टी -1 इंटू आर, तो इंटू आर परपेंडिकुलर एम वी आर, पी इंटू आर परपेंडिकुलर तो एम इंटू वी, तो यहां पे एक एल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर पूरा कर दो, ये हो गया।
m मास ही है, m की पावर -5 हो गया। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो g का अभी अभी आपने निकाला ही है, mLT-2 है ना, इंटू L स्क्वायर, तो L³ अपॉन में m स्क्वायर, m की पावर -1 L³ t की पावर -2, तो ये हो जाएगा m-1 L³ t की पावर -2 का ये -2। अब सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, यहां से p का डायमेंशन बता दीजिए, यहां से p का डायमेंशन बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बोल दीजिए फिर। इसका आंसर बोल दीजिए बच्चों जल्दी से। डी आएगा, ओके, डायमेंशनलेस आ रहा है, ओके, डी डायमेंशनलेस आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखिए बच्चों, ये चीज जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो फॉर्मूला वाइज भी करेक्ट होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा, है ना। कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशनली करेक्ट होती है तो वो फॉर्मूला भी करेक्ट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो पाएगा, मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आपको डायमेंशनली पूछा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट पूछा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो जो फॉर्मूला वाइज करेक्ट होगा वो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही, जो फॉर्मूला वाइज करेक्ट होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यार ये बताओ, ये S जो है सरफेस टेंशन है, तो H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये फॉर्मूला वाइज भी करेक्ट है तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट आएगा। और ये पॉजिटिव फ्लो है, ये पॉजिटिव फ्लो है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। अगर किसी को पॉजिटिव फ्लो का फॉर्मूला पता है, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि पॉजिटिव फ्लो था नहीं, तो पॉजिटिव फ्लो अगर है तो पॉजिटिव फ्लो का जो फॉर्मूला है ये उल्टा दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये वर्क डन है तो ये भी सही है, फॉर्मूला वाइज सही है तो डायमेंशनली तो सही होगा ही, बट डायमेंशनली सही है तो फॉर्मूला वाइज भी सही होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ये भी करेक्ट हो गया। अब आपको इसको चेक कर लेना है और इसको चेक कर लेना है। यहां पे ये भी दिख रहा है कि ये आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है करंट डेंसिटी वाला, तो ये भी आपको सही दिख रहा है फॉर्मूला वाइज, तो डायमेंशनली भी सही है, तो यही गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जुटना नहीं था। आप पहले फॉर्मूला वाइज जो करेक्ट होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो फॉर्मूला वाइज करेक्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां तो 3 ऑप्शंस फॉर्मूले वाइज करेक्ट दिख रहे हैं, तो 3 ऑप्शन अगर फॉर्मूले वाइज करेक्ट दिख रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यही गलत होगा। क्लियर है बच्चों? तो आपका ये डायमेंशन एनालिसिस भी लगभग मैंने जितना करा दिया है, इतना भी अगर आप करके जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस हो गया। कल आपका एरर एनालिसिस हो जाएगा और समापन दिवस होगा कल। ठीक है, तो कल समापन दिवस भी मना लेंगे और कल जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा एरर एनालिसिस का। उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको PYQs ले लूं। ठीक है, ठीक है। हाँ, वर्नियर और स्क्रू गेज, देखिए मैं आपको बताऊं, वर्नियर और स्क्रू गेज भी मैं करा दूंगा कल, लेकिन मुझे जो लगता है जो क्वेश्चंस PYQ को देख के मैंने देखा तो उसमें जनरल एरर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल एरर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप मैं बना पाऊंगा कि नहीं इसमें डाउटफुल है,
और कुछ उसके रीजंस हैं, मैं अभी नहीं बयां कर सकता, लेकिन आपसे कनेक्ट होने की हमेशा तमन्ना रहेगी आगे भी, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो या मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ही बन जाए, जिससे कि आपको कुछ हेल्प भी करता रहूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं, चलिए फिर इसी टाइम पे। कल की क्लास भी बच्चों इसी टाइम पे होगी, 3 to 4:45। कल की क्लास भी, आखिरी क्लास जो है कल की जो होगी वो 3 to 4:45 ही होगी ना। आखिरी बोलना मुझे बहुत ही दुखदाई लगता है, ठीक है क्योंकि अगर मैं आप अपने लेक्चर्स को, ठीक है, अगर आप अपने लेक्चर्स के आवर्स को काउंट करते हैं, मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स को आवर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे आपके बीच जो एग्जिस्टेंस रहा है वर्चुअल माध्यम से हम आपके साथ इतने आवर्स जुड़े रहे हैं, उतना तो मैं रियल में अपने कितने बहुत प्रियजनों के साथ भी ना जुड़ा रहा हूँगा, है ना। तो दैट्स वाई मैं एक सेंटिमेंट्स बन जाता है, आप लोग नहीं हो तो और ज्यादा सेंटिमेंट्स बन जाता है, तो आपको छोड़ना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने बहाना कर करके थोड़ी दूर तक आपके साथ चला कि लास्ट तक चलें, जिससे बच्चों का थोड़ा मनोबल जो है मतलब बना रहे कि अभी सर साथ में है। लेकिन अब बच्चों जो है आपको 10 तारीख हो जाएगा, अब आपके पास मात्र 10 डेज हैं, आप 4 दिन और हटा दीजिए वो, ठीक है, 1-2 दिन इधर, तो 10 डेज हैं। तो 10 डेज में बच्चों आपको जो है क्या करना है वो कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जुड़े रहिएगा, मैं आपसे यही कहूंगा। तो मैं आपको या तो अपना नंबर दूंगा या फिर ग्रुप बना लूंगा, जैसा होगा कल कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना, कल मिलते हैं। और कल के बाद फिर आशा यही करेंगे, दुआ यही करेंगे कि हम लोग फिर जल्दी से मिलें एडवांस की क्लास में, ठीक है। एडवांस की क्लास में हम लोग जल्दी से मिलें फिर से। मैं सभी बच्चों को यही मतलब शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हम लोग जल्दी से एडवांस की तैयारी के लिए फिर मिलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों, हिम्मत मत हारिएगा, परेशान मत होइएगा, बढ़िया से पढ़िए, कल फिर मिलते हैं।